हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चल। तो इस वीडियो में हम इंटरनेशनल बिजनेस से पूछे गए प्रीवियस ईयर में एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन पर्पज फॉर फॉर्मेशन ऑफ सार्क। सार्क की रचना करने में निम्न में से कौन मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन की जो फॉर्मेशन हुई है उसमें नीचे दिए चार ऑप्शन में से कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं है। सार के कुछ उद्देश्य थे तो आपको बताना कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है टू कॉम्बैट टेररिज्म, ऑप्शन बी टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया में कल्याण को बढ़ाना, ऑप्शन सी टू फॉर्म म्यूचुअल डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन यानी कि विदेशी हमले से परस्पर सुरक्षा की रचना करना, या फिर ऑप्शन डी टू एसिलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेचुरल डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास एवं प्राकृतिक उन्नति को गति देना। तो इनमें से कौन सा मुख्य उद्देश्य यानी कि जो मेन पर्पज है वो सार्क का नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है टू फॉर्म म्यूचुअल डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन यानी कि विदेशी हमले से परस्पर सुरक्षा की रचना करना। ये जो मेन पर्पज सार्क का नहीं है। बाकी टू कॉम्बैट टेररिज्म, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ साउथ एशिया एंड टू एसिलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेचुरल डेवलपमेंट, ये जो है मेन पर्पज में सार्क के है। लेकिन ऑप्शन सी जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी विदेशी हमले से परस्पर सुरक्षा की रचना करना, टू फॉर्म म्यूचुअल डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी गैट वॉज रिप्लेस्ड बाय। तो जो GATT गैट है ये किससे रिप्लेस किया गया था। प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता यानी गैट को बदल दिया गया है। तो ऑप्शन है मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी मल्टीलेटरल ट्रेड समझौता द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संघ के द्वारा, क्रॉस रीजनल ट्रेड ग्रुप द्वारा, या जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट व्यापार एवं विकास पर सामान्य समझौता द्वारा। तो गैट को किससे रिप्लेस किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। गैट को रिप्लेस किया गया था 1995 में और जिसमें 125 कंट्री ने साइन किया था और उसको रिप्लेस किया गया था WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी विश्व व्यापार संघ के द्वारा जो है इसको रिप्लेस किया गया था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज रिफर्स टू। दो देशों के बीच व्यापार स्थिति से तात्पर्य क्या है, यानी जब दो देश बीच आपस में व्यापार करते हैं तो उससे क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस टू इंपोर्ट प्राइस यानी निर्यात कीमत व आयात कीमत में अनुपात, ऑप्शन बी रेशियो ऑफ करेंसी वैल्यू यानी मुद्रा मूल्यों में अनुपात, ऑप्शन सी रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट यानी आयात निर्यात में अनुपात, या फिर ऑप्शन डी रेशियो ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ बैलेंस यानी कि भुगतान के संतुलन व व्यापार संतुलन का अनुपात। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज रिफर्स, तो दो कंट्री के बीच में जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो किस चीज़ को रिफर करता है। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन ए रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस टू इंपोर्ट प्राइस यानी निर्यात कीमत व आयात कीमत का अनुपात को ही टर्म्स ऑफ ट्रेड रिफर करता है दो कंट्रीज के बीच में। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाउंडेशन ऑफ एशियन। अभी ऊपर सार्क का पूछा था, अब जो है आपसे एशियन का पूछा है। तो एशियन यानी ASEAN एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन ए टू एसिलरेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक विकास को बढ़ाना, ऑप्शन बी टू इक्वलाइज इंपोर्ट ड्यूटीज इन ऑल मेंबर ऑफ कंट्रीज यानी सारे सदस्य देशों में आयात शुल्क को बराबर करना, या फिर ऑप्शन डी टू फॉर्म एन इकोनॉमिक ब्लॉक अगेंस्ट यूरोपियन कंट्रीज यूरोपियन देशों के विरुद्ध एक आर्थिक गुट बनाना, या फिर ऑप्शन डी टू फाइनलाइज स्टेप बाय स्टेप ए फ्री मार्केट जोन यानी धीरे धीरे एक मुक्त बाजार क्षेत्र बनाना। तो एशियन का इसमें से मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा था। सार्क में पूछा था कि मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ पे पूछा है कि मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा है। तो यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू एसिलरेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक विकास को बढ़ाना ही जो है मेन ऑब्जेक्टिव था एशियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट रिलेटेड टू WTO यानी कि नीचे दिए ऑप्शन में से WTO से कौन सा रिलेटेड नहीं है। ट्रिप्स, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ट्रिम्स या फिर TRAI। निम्न में से कौन सा WTO में संबंधित नहीं है। ट्रिप्स मंत्री सम्मेलन, ट्रिम्स या फिर TRAI। तो आपने ट्राई का वर्ड नाम सुना होगा इंडिया में। ट्राई क्या है, ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो है ये WTO से रिलेटेड नहीं है। बाकी ट्रिप्स, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस और ट्रिम्स ये तीनों क्या हैं, WTO से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्राई जो है वो रिलेटेड नहीं है WTO से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। तो आपको इंटरनेशनलाइजेशन के स्टेज पता है, तो आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा करेक्ट स्टेजेस है इंटरनेशनलाइजेशन का। अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन ए डोमेस्टिक, ट्रांसनेशनल, देन ग्लोबल, देन इंटरनेशनल, देन मल्टीनेशनल यानी घरेलू, पारदेशी, वैश्विक, अंतर्राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय, या फिर ऑप्शन बी डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, ग्लोबल, ट्रांसनेशनल, घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय, वैश्विक, पारदेशी, या फिर ऑप्शन सी डोमेस्टिक, मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल,
ट्रांसनेशनल ग्लोबल, या फिर ऑप्शन डी डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रांसनेशनल मल्टीनेशनल और ग्लोबल। तो आपने स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन पढ़े हैं, तो फिर आप यहाँ पे आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो है ऑप्शन बी, डोमेस्टिक पहले होगा, फिर इंटरनेशनल होता है, फिर मल्टीनेशनल होता है, फिर ग्लोबल होता है, फिर ट्रांसनेशनल होता है। यानी कि पहले घरेलू में व्यापार करता है, फिर अंतर्राष्ट्रीय देशों में व्यापार करता है, फिर बहुराष्ट्रीय में व्यापार करता है, फिर वैश्विक लेवल में व्यापार करता है, फिर पारदेशी हो जाता है। तो ये जो है इंटरनेशनलाइजेशन का स्टेजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड प्रोडक्ट स्ट्रेटजी इन विच कम्युनिकेशन एंड प्रोडक्ट बोथ आर एडजस्टेड टू फिट इन फॉरेन मार्केट इज क्लासिफाइड एज। यानी वैश्विक संचार एवं उत्पाद नीति जिसमें संचार एवं उत्पाद दोनों ही विदेशी बाजार के योग्य बनाने हेतु समायोजित किया जाता है, निम्न प्रकार वर्गीकृत होते हैं। तो ग्लोबल कम्युनिकेशन प्रोडक्ट स्ट्रेटजी दो चीज़ों का यहाँ पे यूज हो रहा है। तो प्रोडक्ट एडाप्टेशन होगा, स्टेट प्रोडक्ट एक्सटेंशन होगा, या फिर डुअल एडाप्टेशन होगा, या फिर कम्युनिकेशन एडाप्टेशन होगा। किस में क्लासीफाई किया जाएगा? उत्पाद अनुकूलता में, सीधे उत्पाद बढ़त में, दोहरी अनुकूलता में, या फिर संचार अनुकूलता में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दो चीज़ें अडॉप्ट की जा रही हैं, ग्लोबल कम्युनिकेशन और प्रोडक्ट स्ट्रेटजी इन विच कम्युनिकेशन एंड प्रोडक्ट बोथ आर एडजस्टेड। यानी कम्युनिकेशन और प्रोडक्ट दोनों ही एडजस्ट किया जा रहा है जैसे कि फॉरेन मार्केट में उसको हम फिट कर सकें। तो ये क्या आएगा? डुअल एडॉप्टेशन। यानी कि इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डुअल एडॉप्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ नेशंस दैट आर गेटर्ड टू वर्क फॉर कॉमन गोल इन रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल लेवल ट्रेड इज कॉल्ड। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार को विनियमन करने के लिए जो देशों का समूह एकजुट होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जब अलग अलग देश आपस में इकट्ठा होते हैं किसी कॉमन गोल पर काम करने के लिए इन रेगुलेशन विथ इंटरनेशनल लेवल ट्रेड, इंटरनेशनल लेवल ट्रेड को फॉलो करते हुए, तो उसको क्या कहेंगे? सोशियो इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी सामाजिक आर्थिक समुदाय, इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी आर्थिक समुदाय, जियोग्राफिकल कम्युनिटी यानी भौगोलिक समुदाय, या फिर जियो पॉलिटिकल कम्युनिटी यानी कि भू राजनीतिक समुदाय। तो उसको कहते हैं हम इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी कि आर्थिक समुदाय। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इकोनॉमिक कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्चुअल मोड ऑफ एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट। तो देखिए फॉरेन मार्केट में यानी विदेशी बाजार में घुसने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा नहीं है, इसमें से कौन सा विदेशी मार्केट में जाने का तरीका नहीं है। तो विदेशी बाजार में प्रवेश के लिए निम्न में से कौन सा वास्तविक साधन नहीं है? ऑप्शन ए एक्सपोर्टिंग यानी निर्यात, ऑप्शन बी स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण, ऑप्शन सी फ्रेंचाइजिंग यानी फ्रेंचाइजिंग, ऑप्शन डी यानी लाइसेंसिंग। तो इसमें से कौन सा एक्चुअल मोड नहीं है फॉरेन मार्केट में एंटर करने का? तो देखिए एक्सपोर्टिंग, फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग, इन तीनों से ही जो है आप फॉरेन मार्केट में घुस सकते हैं, एक्सपोर्ट करके, फ्रेंचाइजी लेके या दे के, लाइसेंस दे के या फिर लेके। लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन ये प्रोडक्ट में के केस में होता है, स्टैंडर्ड बनाते हो आप, इससे जो है आप फॉरेन मार्केट में एंटर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण, ये जो है एक्चुअल मोड नहीं है इंटर करने का फॉरेन मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कैन बी यूजफुल इफ कॉस्ट रेशियो ऑफ गुड्स आर। दो देशों का व्यापार लाभदायक हो सकता है यदि वस्तुओं का कीमत अनुपात होता है। यानी कि जब दो देशों के बीच में ट्रेड होता है तो कॉस्ट रेशियो क्या होगा? तो वो यूजफुल होगा। ऑप्शन ए इक्वल होगा कॉस्ट रेशियो, या फिर डिफरेंट होगा कॉस्ट रेशियो, या फिर अनडिटरमाइंड होगा कॉस्ट रेशियो ऑफ गुड्स, या फिर डिक्रीजिंग होगा कॉस्ट रेशियो ऑफ गुड्स। तो कौन सा होने पे यूजफुल होगा ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, डिफरेंट, भिन्न। जब दो देशों के बीच में कॉस्ट रेशियो जो है गुड्स का वो डिफरेंट होगा तभी जो है ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज क्या होगा? वो यूजफुल होगा, बेनिफिट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश एन ऑर्गेनाइजेशन सेल्स इट्स गुड्स और सर्विस थ्रू एन इंटरमीडिएट और मिडिलमैन इन ऑर्डर टू एक्सपेंड इनटू द इंटरनेशनल मार्केट। तो आपको बताना कि किस केस में, और नीचे दे ऑप्शन में से किस केस में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना सामान जो है या सर्विस जो है इंटरमीडिएट या मिडिलमैन के थ्रू जो है इंटरनेशनल मार्केट में सेल करता है। डैश में एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विस्तार करने के लिए अपने उत्पाद अथवा सेवाएं मध्यस्थ अथवा बिचौलियों के माध्यम से बेचती है। तो ऑप्शन है काउंटर ट्रेड यानी कि विपरीत व्यापार, ऑप्शन बी डायरेक्ट एक्सपोर्ट यानी कि प्रत्यक्ष निर्यात, ऑप्शन सी डायरेक्ट सेल यानी प्रत्यक्ष बिक्री, या फिर ऑप्शन डी इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट यानी कि अप्रत्यक्ष निर्यात। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, देखिए होता क्या है कि डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो यहाँ तो सीधे सीधे आप जो है फॉरेन मार्केट में घुस के सेल कर दोगे। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है कि यहाँ पे आप किसी थर्ड पर्सन का यूज़ करते हो, मिडिल मैन का या फिर मिडिल मैन या फिर इंटरमीडिएट का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन डी, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिजनेस अरेंजमेंट इन विच समवन एल्स इज अलाउड टू यूज समथिंग ऑफ द कंपनी और मैन्युफैक्चर फ्रॉम इट्स बिहाफ फॉर सम कंसिडरेशन। निम्न में से किस व्यापार व्यवस्था में कंपनी की कोई वस्तु को किसी और को प्रयोग करने दिया जाता है अथवा किसी और से वस्तु निर्माण करता है किसी प्रतिफल के लिए? यानी कि आपने देखा होगा पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, तो ये अलग अलग टेक्निक होते हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा टेक्निक है जिसमें कि किसी और को
जो है आपको आपकी वस्तु को यूज़ करने दिया जाता है, फिर आपके प्रोडक्शन मेथड को यूज़ करने दिया जाता है और फॉर ए कंसिडरेशन उसके बदले आप उससे कुछ चार्ज भी लेते हो। तो पेटेंट में होता है ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन बी ट्रेडमार्क में होता है, ऑप्शन सी कॉपीराइट में होता है, फिर ऑप्शन डी लाइसेंसिंग में होता है। किस में होता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा? ऑप्शन डी लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग में क्या होता है कि आप दूसरे पर्सन को लाइसेंस दे देते हो कि वो आपका नाम, आपका प्रोडक्ट, आपकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक को यूज़ कर सकता है, उसके बदले आप उससे पैसे चार्ज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू। तो ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण शब्द से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए लोअर इनकम वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया भर में कम आय। ऑप्शन बी ए मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड यानी एक अधिक एकीकृत और एवं परस्पर निर्भर विश्व। लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन सी कम विदेशी व्यापार एवं निवेश, या फिर ऑप्शन डी मोनोपोली मार्केट यानी एकाधिकार बाजार। तो टर्म ग्लोबलाइजेशन से क्या मतलब है, क्या रेफर करता है टर्म ग्लोबलाइजेशन? तो बेटा ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ए मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड यानी एक अधिक एकीकृत एवं परस्पर निर्भर विश्व, एक दूसरे से जुड़े हुए और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड को ग्लोबलाइजेशन रेफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी पार्टी डेमोक्रेटीज, वन पार्टी स्टेट, डिक्टेटरशिप एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्चीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच इन्वायरमेंट। तो आपको बताना कि कौन से इन्वायरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जहाँ पे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, वन पार्टी स्टेट, डिक्टेटरशिप, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्चीज होते हैं, यानी बहुदलीय जनतंत्र, एक दलीय राज्य, तानाशाही एवं संवैधानिक राजतंत्र विशेषताएं किस वातावरण की हैं? ऑप्शन ए इकोनॉमिक यानी आर्थिक, ऑप्शन डी पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, ऑप्शन सी सोशल यानी सामाजिक, या फिर ऑप्शन डी टेक्नोलॉजिकल यानी तकनीकी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये किस चीज़ में आएंगी? और बेटा ऑप्शन बी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी राजनीतिक। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज, यानी कि एफडीआई और एमएनई में क्या रिलेशनशिप है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं बहुराष्ट्रीय उपक्रम में क्या संबंध है? ऑप्शन ए एमएनई नेवर इन्वॉल्व्स एफडीआई यानी बहुराष्ट्रीय उपक्रम एमएनई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई शामिल नहीं होता है। ऑप्शन बी एफडीआई इज नेवर डन बाय एमएनई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कभी बहुराष्ट्रीय उपक्रम यानी एमएनई द्वारा नहीं होता है। एमएनई इन्वॉल्व्स एफडीआई यानी बहुराष्ट्रीय उपक्रम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल होता है। ऑल एफडीआई इज डन बाय एमएनई यानी सारा प्रत्यक्ष विदेश निवेश बहुराष्ट्रीय उपक्रम द्वारा होता है। देखिए एमएनई यानी मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, तो ऑप्शन है एमएनई नेवर इन्वॉल्व एफडीआई। क्या एमएनई एफडीआई नहीं करता है? गलत होगा। एफडीआई इज नेवर डन बाय एमएनई, एफडीआई एमएनई द्वारा किया ही नहीं जाता, ये भी गलत है। ऑल एफडीआई इज डन बाय एमएनई, ये भी गलत है। सारे एफडीआई थोड़ी किए जाते हैं एमएनई से, लेकिन ऑप्शन सी ये करेक्ट है। एमएनई इन्वॉल्व्स एफडीआई यानी मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस एफडीआई इन्वॉल्व करता है, यही ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइज। तो नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से बताना है कि निम्न में से कौन सी विशेषता बहुराष्ट्रीय उपक्रम की होती है, एमएनई यानी मल्टीनेशनल एंटरप्राइज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ऑप्शन है एट लीस्ट हाफ ऑफ इट्स डायरेक्टर आर फॉरेन नेशनल यानी कम से कम इसके आधे निदेशक विदेशी नागरिक होंगे। ऑप्शन बी द कंपनी डज एट लीस्ट 30% ऑफ इट्स बिजनेस इन फॉर्मेट ना कंपनी कम से कम 30% अपने व्यापार का विदेशी बाजार में करती है। ऑप्शन सी द ओवरसीज मार्केट इज लार्जर देन द डोमेस्टिक मार्केट यानी विदेशी बाजार घरेलू बाजार से बड़ा होता है। या फिर ऑप्शन डी द एफिलिएट्स आर रिस्पॉन्सिव टू नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फोर्सेज यानी सहयोगी कंपनियां उत्तरदायी होती हैं बहुत सारी पर्यावरणीय कारकों के लिए। तो नीचे देखिए में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस की? तो देखिए एटलीस्ट हाफ ऑफ डायरेक्टर फॉरेन नेशनल हो ऐसा जरूरी नहीं है। कंपनी डज एटलीस्ट 30% ऑफ इट्स बिजनेस इन फॉरेन मार्केट ये भी जरूरी नहीं है। द ओवरसीज मार्केट इज लार्जर देन डोमेस्टिक मार्केट ये भी जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन डी द एफिलिएट आर रिस्पॉन्सिव टू नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फोर्सेज ये जो है मल्टीनेशनल एंटरप्राइज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि जो सहयोगी कंपनियां होती हैं वो बहुत सारी पर्यावरणीय कारकों के लिए उत्तरदायी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशन कंडक्ट इंटरनेशनल ट्रेड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन यानी निम्न में से किस कारण से राष्ट्र जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, जो कंट्री होती है वो इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं, क्यों? ऑप्शन ए सम नेशंस प्रेफर टू प्रोड्यूस वन थिंग वाइल अदर प्रोड्यूस अदर थिंग इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं। कुछ राष्ट्र एक वस्तु का उत्पादन करते हैं जबकि दूसरे राष्ट्र किसी और वस्तु का उत्पादन करते हैं। या फिर ऑप्शन बी रिसोर्सेज आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल ट्रेडिंग नेशन सारे व्यापार करने वाले देशों के बीच संसाधन असमान रूप से बटे होते हैं, इस वजह से इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं। या फिर ऑप्शन सी ट्रेड इनहेंसेज अपॉर्चुनिटीज टू एक्यूमुलेट प्रॉफिट मुनाफा बढ़ाने के लिए व्यापार अवसर प्रदान करते हैं। या फिर ऑप्शन डी इंटरेस्ट रेट आर नॉट आइडेंटिकल इन ऑल ट्रेडिंग नेशन यानी सार व्यापार करने वाले देशों के बीच ब्याज दर एक जैसे नहीं है। तो किस वजह से इंटरनेशनल ट्रेड जो है कंट्रीज करती हैं? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन है ऑप्शन बी रिसोर्सेज आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल ट्रेडिंग नेशन सारे व्यापार करने वाले देशों के बीच संसाधन असमान रूप से बटे होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, इसीलिए एक दूसरे से क्या करना पड़ता है? ट्रेड करना पड़ता है, इंटरनेशनल ट्रेड करना पड़ता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है फोर्ड मोटर
इंटर्स द इंडियन ऑटोमोबाइल बिजनेस इन कोलैबोरेशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरर। तो फोर्ड मोटर जो है वो भारत में इंटर किया है किस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ मिलकर? फोर्ड मोटर्स ने निम्न में से किस भारतीय उत्पादक के सहयोग से ऑटोमोबाइल व्यापार में प्रवेश किया है? ऑप्शन ए महिंद्रा महिंद्रा, ऑप्शन बी टाटा मोटर्स, ऑप्शन सी मारुति सुजुकी या फिर ऑप्शन डी हिंदुस्तान मोटर। तो फोर्ड मोटर किसके साथ कोलैबोरेट करके इंडिया के मार्केट में घुसी है ऑटोमोबाइल में? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ वो आई है इंडिया में, 50-50 जॉइंट वेंचर है, MFIL करके है, महिंद्रा फोर्ड इंडिया लिमिटेड के नाम से ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंडिया में घुसी है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इम्पोर्ट ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडिया? तो आपको बताना है कि अगर भारत में चाइना के खिलौने आयात करने पर निम्न में से क्या परिणाम होगा? अगर हम चाइना से भारत में टॉयज जो है इंपोर्ट करते हैं तो क्या जो है भारत को इम्पैक्ट पड़ेगा? ऑप्शन ए, इंडियन टॉयज वुड सेल मोर, यानी भारत के खिलौने अधिक बिकेंगे। ऑप्शन बी, इंडियन कंज्यूमर्स वुड बाई लेस, भारत ग्राहक कम खरीदेंगे। ऑप्शन सी, इंडियन कंज्यूमर वुड गेट मोर चॉइस एट चीपर रेट, भारतीय ग्राहक के पास कम दाम में ज़्यादा विकल्प होंगे। या फिर ऑप्शन डी, चाइनीज़ कंज्यूमर्स फॉल शॉर्ट ऑफ चॉइस, यानी चीनी ग्राहक के पास कम विकल्प होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? तो देखिए, बट ऑब्वियस बात है कि जब आप इंपोर्ट करोगे चाइना से टॉयज़ तो यहाँ क्या होगा कि इंडियन कंज्यूमर्स जो है वो सस्ते में ज़्यादा चॉइस उनको अवेलेबल होगा, यानी भारतीय ग्राहक के पास कम दाम में ज़्यादा विकल्प होंगे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इंडियन कंज्यूमर्स वुड गेट मोर चॉइस एट चीपर रेट्स।